हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है ऊषा। अब इस ऊषा कविता से संबंधित जिन बच्चों ने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, बिना चिंता के अब बेफिक्र हो जाइए और बिना चिंता के पढ़िए। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों, आज हम कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग एमसीक्यूज करेंगे, फिर हम लोग सब्जेक्ट, यानी तीनों पार्ट एक साथ करने वाले हैं। ठीक है। अब आपके एग्जाम में एमसीक्यूज सब्जेक्टिव जितने भी आएंगे ना, वो सारे के सारे यहीं से आएंगे। बस आप लोगों को क्या करना है, ध्यान से सुनना है बस, और कुछ भी नहीं करना। 100% मैं यहां आप लोगों को याद करवा दूंगा। बस आपको ध्यान से सुनना है, धैर्य के साथ में। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करें जो ऊषा कविता है, उसके जो लेखक हैं। आपसे पूछा जाएगा ऊषा कविता के रचयिता कौन है, ऊषा कविता के लेखक कौन है, राइटर कौन है प्यारे बच्चों, तो आपको बताना होगा कौन है। शमशेर बहादुर सिंह जी, शमशेर बहादुर सिंह, ये ध्यान आपको रखना है। अब इस कविता में किसका वर्णन किया है? सूर्योदय से पहले, यानी सूर्य उदय होने से पहले प्रकृति में जो हर पल परिवर्तन होता है, उसे यहां पर कवि ने ग्रामीण जीवन शैली के अंतर्गत दिखाया गया है। ऊषा को यहां एक स्त्री के रूप में भी बताया गया है। देखो, दिख रहा है आप लोगों को सुबह सुबह का वातावरण। सूर्य अभी उदय नहीं हुआ है। अब जैसे सूर्य उदय हो जाएगा तो ऊषा का हर पल परिवर्तित रूप क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो प्रस्तुत कविता में ऊषा में सूर्योदय के ठीक पहले पल पल परिवर्तित प्रकृति का शब्द चित्र है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, सूर्योदय से ठीक पहले, सूर्योदय उदय नहीं हुआ है, उससे पहले प्रकृति में जो भी हर पल परिवर्तन होता है उसे दिखाया गया है। शमशेर ऐसे भीमधर्मी कवि हैं। भीम क्या होता है? इमेज, जिसे कहते हैं तस्वीर। भीमधर्मी कवि हैं जिन्होंने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। यानी कि प्रकृति की गति को, यानी कि एक बात बताओ, प्रकृति हमेशा चलती रहती है, आदमी काम करते रहते हैं, उनको शब्दों के माध्यम से पकड़ा है और अच्छे से एक अद्भुत, एक विस्मयकारी, एक आश्चर्यचकित करने वाला कार्य किया है। यह कविता इसका उदाहरण प्रस्तुत करती है। नहीं, यह कविता हमारी इसका उदाहरण प्रस्तुत करती है। कवि भोर के आसमान का मूक दृष्टा नहीं है। यानी कभी भी कवि ने ऐसा नहीं है कि कभी बोला नहीं किसी चीज के बारे में, चाहे कवि का, चाहे भोर हो चाहे आसमान हो, कैसा भी हो। वह भोर की आसमानी गति को धरती के जीवन भरे हलचल से जोड़ने वाली सृष्टा भी है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, वो आसमानी गति हो चाहे धरती गति हो, सभी को उन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से जोड़ा है। इसलिए वह सूर्योदय के साथ एक जीवंत परिवेश की कल्पना करता है जो गांव की सुबह से जुड़ता है। यानी कि जो जीवंत परिवेश है वो कहाँ से है? एक गांव की सुबह से जुड़ता है। जिस प्रकार सुबह सुबह इंसान गांव में उठते हैं, अपना कार्य में लग्न हो जाते हैं, मग्न हो जाते हैं, उसी प्रकार इन्होंने ग्रामीण चित्र शैली के अंतर्गत हमारी कविता को प्रस्तुत किया है। वहाँ क्या है? सील है। सील क्या है? एक चट्टान, पत्थर होता है ना, सिलावटा जिसे बोलते हैं, मिर्च बांटने का, वो है। राख से लिपा हुआ चौका है, यानी आंगन होता है, वो राख से हम लोग लीप देते हैं, चिकनी मिट्टी से लिपते हैं ना, वही है। और सलेट पर काली माँ का चाक से रंग मलते हुए अदृश्य बच्चों के नन्हे आते हैं। यानी काली काली जो सलेट होता है उस पर नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा चौक मलने का एक उदाहरण भी प्रस्तुत किया है मानवीकरण अलंकार के रूप में। यह एक ऐसे दिन की शुरुआत है जहां रंग है, गति है, भविष्य की उजास है और हर कालिमा को चीरकर आने का एहसास कराती ऊषा। कहने का तात्पर्य कि यहाँ हमें सब दिखाई देता है, रंग भी दिखाई देता है, मनोरंजन के साथ में गति भी दिखाई देता है, और भविष्य की ओर बढ़ाता हुआ कदम जो बच्चा है या मनुष्य है उसके बारे में भी दिखाया गया है। और प्रत्येक शब्द हमें ऐसा नजर आता है कि कालिमा को चीर करके रोशनी प्रकाशित हो रही है, यानी कि अंधेरे को चीर करके प्रकाश को उत्पन्न किया जा रहा है। प्रातः नभता बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। यह जो पद लिखा गया है, यह पद है सूर्योदय होने से पहले का घटनाक्रम है। और ये जो है ना, अभी गीला पड़ा है, यह कवि हमें, ये कोष्टक में रिक्त स्थान जो कवि लिखते हैं ना, ये क्यों लिखते हैं? कवि जो कहना चाहता है वह पाठकों को अच्छे से समझ में आ जाए,
इसलिए कवि इनको लिखता है। इनका अर्थ हम लोग कविता का, इनका अर्थ है ना, इससे इसके अकॉर्डिंग हम लोग समझ सकते हैं बहुत अच्छे से। देखो कैसे, प्रातः नभता यानी कि सुबह सुबह का आकाश बहुत नीला संग जैसे प्रतीत हो रहा था, यानी सुबह सुबह का आकाश था वह नीले संग का जैसा हमें दिखाई दे रहा था। भोर का नभ यानी सुबह सुबह का आकाश राख से लिपा हो चुका, और ऐसे नजर आ रहा था सुबह सुबह जो आकाश ऐसा नजर आ रहा था कि किसी ने उसे चौका समझ करके, आंगन समझ करके किसी ने अभी अभी उसे लीप दिया है। दूसरा अर्थ हम क्या लेंगे कि जिस प्रकार से सुबह सुबह एक ग्रामीण ऊषा रूपी स्त्री है, सुबह उठते ही अपने आंगन को चिकनी मिट्टी से लीप देती है, तो सुबह सुबह के वातावरण में क्या होती है, नमी होती है। तो नमी होने के कारण वह चौक हमें कैसा नजर आ रहा है, गीला नजर आ रहा है। बात समझ में आई? तो कहने का तात्पर्य कह रहा है कि सुबह सुबह का जो आकाश था वह नीले शंख जैसा हमें प्रतीत हो रहा है, यानी लग रहा है। शंख यहाँ पवित्रता का प्रतीक है, ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। क्योंकि जो मैंने समझाया वो तो तुम्हें याद हो गया, फिर एक बार इसे पढ़ लोगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट मैं पढ़ देता हूं, चलो। कवि बताते हैं कि सुबह का आकाश ऐसा लगता है मानो नीला शंख हो, अर्थात प्रातःकाल आकाश शंख के समान गहरा नीला दिखाई दे रहा है। वह स्वच्छ व निर्मल दिखाई दे रहा है। इस समय वातावरण में नमी होती है तो आकाश ऐसा लगता है मानो राख से लिपा हुआ कोई चौका अर्थात आंगन हो। यह आंगन नमी के कारण क्या लग रहा है, गीला लग रहा है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उषा रूपी स्त्री ने, यानी उषा को किसके समान बताया, स्त्री के समान बताया गया, तो मानवीकरण अलंकार हो गया। ध्यान रखना, यहाँ पर पूछा जा सकता है प्रस्तुत पद में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है, या ये पूछा जाएगा प्रस्तुत पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है। आसमान रूपी आंगन को अभी अभी राख से लिपा हो और वह अभी उसमें क्या है, नमी है। भाषा पूछी जाए इस पद की तो सरल एवं सहज है। कैसे शब्दों का प्रयोग किया है, देशज, तत्सम। तत्सम क्या होता है प्यारे बच्चों, संस्कृत वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है। आकाश की तुलना नीले शंख से करने कारण यहाँ उपमा अलंकार भी है और पूरे पद में उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है और शंख को यहाँ पवित्रता का सूचक बताया। पूछा जाएगा प्रस्तुत पद में शंख किसका प्रतीक माना गया, किसका प्रतीक बताया गया है, तो आपको याद रखना है क्या प्यारे बच्चों, पवित्रता का। ध्यान रखना। बहुत काली सील जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई ही हो। कहने का तात्पर्य क्या है, स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। यह जब सूर्य की धीरे धीरे किरणें, लाल किरणें पड़ती हैं तो उसका वर्णन यहाँ किया गया है। कवि कह रहा है बहुत काली सील जरा से, यानी कि एक बहुत काली एक चट्टान है, एक पत्थर है, ऐसा लगता है किसी ने उस पर लाल केसर डाल करके, क्या किसी ने लाल केसर डाल दी हो। जैसे कि इस प्रकार नजर आ रही है कि किसी ने काले काले पत्थर पर, काले चट्टान पर किसी ने लाल केसर डालकर उस पर क्या कर दिया हो, मल दिया हो, अर्थात उसे लाल केसर से धो दिया हो, ऐसा नजर आ रही। काली स्लेट अब कैसी नजर आ रही है, लाल। क्यों? क्योंकि सूर्योदय उदय हो रहा होता है, उदय होने से पहले जब लाल लाल रोशनी किरणें पड़ती हैं तो किसी काली चट्टान पड़ती है तो ऐसा लगता है किसी ने इस पर लाल केसर डाल दिया हो और जिसके कारण लाल केसर से धुप गई है। अब वो काली नहीं दिखाई दे रही है, हमें लाल लाल नजर आ रही है। स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दियो किसी ने। अब यहाँ मानवीकरण किया गया, क्या कह रहा है, किसी नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा काली स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया चौक है वो क्या कर दिया, उसे मल दिया। जैसे ये क्या है, ये स्लेट है, मान लो ये स्लेट है, ठीक है। अब इस पर क्या करें, किसी ने लाल ऐसे ऐसे मल दियो किसी नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा। तो पहले तो क्या बताया गया कि कोई काली चट्टान थी, ये काली चट्टान थी तो उस किसी ने लाल केसर डाल दी है, उस पर लाल केसर डाल दिया तो ऐसा लगता है कि वह किसी ने धुल गई है, वह पत्थर है, वह चट्टान है, लाल केसर से क्या है, धुल गई है, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है। या हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसा नजर आ रहा है किसी काली चट्टान पर किसी ने लाल केसर डाल करके उसे क्या कर दिया,
धो दिया हो, अर्थात वह लाल काला पत्थर था, अब हमें कैसा नजर आ रहा है, लाल लाल। क्यों? क्योंकि सूर्योदय से जब सुबह सुबह वातावरण में लाल किरणों की रोशनी पड़ती, लाल किरणें पड़ती हैं, तो ऐसा नजर आ रहा है किसी ने उस काले पत्थर पर, काले चट्टान पर लाल केसर डाल करके उसने मल दिया हो या धो दिया हो। अब फिर बताया गया किसी बच्चे के द्वारा काले स्लेट पर, नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा किसी काले स्लेट पर लाल खड़िया चौक, चौक होता है ना, सफेद भी होता है, लाल भी होता है, तो उसने लाल काली स्लेट पर लाल चौक मल दिया हो। व्याख्या देखो, कवि प्रातःकालीन आकाश का वर्णन करते हुए कहते हैं कि आसमान से सूर्य की लाल किरणें प्रसारित हो रही हैं, तो ऐसा लग रहा है मानो काली शिला पर लाल केसर मल कर धो दिया हो, इस प्रकार वह लाली से अद्भुत लग रहा है। या फिर आकाश ऐसा लग रहा है कि किसी बालक ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से काली स्लेट पर लाल खड़िया चौक मल दी हो। अब हम कह सकते हैं कि अंधेरा काली स्लेट के समान व प्रातः की लालिमा लाल खड़िया चौक के समान लग रही है। सेम है इस पद में, क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, कहते हैं ना मानो, इस प्रकार से जब मानो आ गया तो उत्प्रेक्षा हो गया। नील जल में या किसी गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय उदय हो रहा है। अब क्या हो रहा है, सूर्योदय उदय हो रहा है, तो उषा का जो जादू जो हमें नजर आ रहा था वह अब क्या हो गया, समाप्त हो गया है। जैसे सुबह सुबह का हर पल परिवर्तित रूप था, किसी कारण नजर आ रहा था, सूर्योदय से पहले कितना वातावरण कितना सुहावना था, कितना अच्छा लग रहा था हमें, ग्रामीण जीवन शैली के अंतर्गत बताया गया है कवि ने। अब क्या हो रहा है, सूर्योदय उदय हो गया है, अब वो उषा का जो हर पल परिवर्तित रूप दिखाई, सुंदरता का प्रतीक जो दिखाई दे रहा था, वो अब क्या हो रहा है, समाप्त हो गया है। कैसे, आप देखो कैसे, बाद में नील जल में या किसी की गोर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो, यानी कवि कह रहा है कि जैसे नीले पृथ्वी पर क्या है, एक पानी भरा हुआ है और ऊपर से सफ़ेद सफ़ेद किरणें गिर रही हैं। अब सफ़ेद सफ़ेद किरणें गिर रही हैं तो पानी में जब वो किरणें पड़ेंगी तो वो नीली नज़र कवि को आ रही हैं। तो कवि क्या कह रहा है कि उस पानी में एक सुंदर सुंदर स्त्री, सुंदर देह यानी शरीर वाली, यानी गोरे गोरे रंग वाली स्त्री वाली, यानी गोरे गोरे रंग की, गोरे गोरे कलर वाली, यानी गोरे गोरे रंग वाली स्त्री उस नीले जल में खड़ी हुई है और सूर्योदय की जैसे किरणें पड़ रही हैं। अब वातावरण है मध्य में, तो वातावरण में हवा चलेगी, हवा चलने के कारण वो किरणें क्या हो रही हैं, हिल रही हैं। तो कभी ऐसा नजर आ रहा है कि कोई जल में कोई सुंदर स्त्री खड़ी है गोरे रंग वाली और उसका शरीर क्या हो रहा है, हिलता हुआ नजर कवि को आ रहा है। तो कवि क्या कह रहा है, सोचो एक बार, नीचे जल है, ऊपर से सफ़ेद सफ़ेद किरणें पड़ रही हैं तो नीली नजर आ रही है। तो कवि क्या कह रहा है कि उस पानी में ना कोई गोरे बदन वाली कोई महिला या स्त्री खड़ी है और उसका बदन क्या हो रहा है, हिलता हुआ नजर आ रहा है, यानी किरणें हिल रही हैं। वायु है, वायु कारण वो क्या होंगी, सीधी तो आएंगी नहीं, हिलती हुई नजर आएंगी। तो वायु जो किरणें हिलती हुई नजर आ रही है, तो कभी कह रहा है कि गोरे बदन वाली स्त्री, उसका शरीर क्या है, हिलता हुआ नजर आ रहा है। जादू टूटता है उषा का, अब सूर्योदय उदय हो रहा है। तो यह है जो प्रकृति का हर पल जो परिवर्तित रूप था, जो सौंदर्य था, वो सब अब क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। कवि ने भोर के समय पल पल बदलते हुए दृश्य का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। वह कहता है कि जब आसमान से सूर्य की सफ़ेद किरणें प्रसारित होती हैं तो आसमान बिल्कुल नीले रंग का नजर आता है और वहाँ से सूर्य की सफ़ेद किरणें प्रसारित होती हैं, किंतु बीच में वायुमंडल के कारण वे किरणें झिलमिलाती हुई नजर आती हैं, अर्थात वे सफ़ेद किरणें झलकती हुई सी नजर आती हैं। इसे देखकर कवि ने कल्पना की है कि नीले जल में किसी सुंदर स्त्री का शरीर झिलमिला रहा है, अर्थात हिल रहा हो। कुछ समय बाद जब सूर्योदय हो जाता है तो उषा का पल पल बदलता हुआ सौंदर्य एकदम समाप्त हो जाता है। ऐसा लगता है कि उषा का जादुई प्रभाव, आकर्षण धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम होता हुआ जा रहा है। ठीक है, चलो, भाषा सरल सहज है, देसी शब्दों और संस्कृत वाले शब्दों का प्रयोग किया है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, मानवीकरण अलंकार का भी प्रयोग किया है और वर्णों के आवर्तीकरण अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो इसका मतलब इसमें कितने अलंकारों का प्रयोग किया गया, 3, मानवीकरण, उत्प्रेक्षा और उपमा। ये आपको ध्यान में रखना है। पहला था आकाश को नीले संग जैसा बताया गया, तो उपमा हो गया। देखो, जीवन परिचय से आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया आपका, लेकिन बाई चांस पूछ ले, 1-2 क्वेश्चन मैं डाल रहा हूं, याद कर लेना उन्हें। शमशेर बहादुर सिंह कौन था, इस उषा के
कवि लेखक जन्म पूछा गया है तो 13 जनवरी 1811, 13 फरवरी 1911, 13 जनवरी 1911, 13 फरवरी 1811, तो क्या होगा 13 जनवरी 1911। उर्दू हिंदी कोश का संपादन किसने किया? कोश क्या होता है? शब्दकोश, डिक्शनरी जिसे कहते हैं। तो हम कवि की बात करें तो कवि होगा शमशेर बहादुर सिंह, नीचे आप लोगों को, ठीक है। हाँ भाई, आ रहा है समझ में सभी को? एक और तो साहित्य, चित्रकला और संगीत की है, तो दूसरी ओर कैसी है भाई? बताइए जल्दी से मुझे। मूर्तता और अमूर्तता की, दुख और सुख की, साहस और असहस की, संगीत और असंगीत की, तो क्या होगा मूर्तता और अमूर्तता की। ये आपको ध्यान में रखना है। शमशेर बहादुर सिंह ने ऊषा कविता में किस शैली या शब्दावली का प्रयोग किया है? तो किस शैली या शब्दावली का प्रयोग किया? बार बार बता रहा हूं मैं, देसी शब्दों का और तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, शायद मुझे लगता है आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। चलो, शमशेर बहादुर सिंह विचारों के स्तर पर प्रगतिशील कवि हैं। तो शिल्प के स्तर, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्यारे बच्चों, पूछा जा सकता है कि विचारों के स्तर पर तो कैसे हैं? प्रगतिशील कवि हैं। लेकिन शिल्प के स्तर पर कैसे कवि हैं, बता सकते हैं मुझे? तो कैसे कवि हैं? प्रयोगधर्मी कवि हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ, शिल्प के स्तर पर तो कैसे हैं? प्रगतिशील कवि, और विचारों के स्तर पर कैसे हैं? प्रयोगधर्मी कवि माने जाते हैं। भीति विभावरी जहागरी किस कवि की कविता है? जैसे ही हमारी कविता ये समाप्त होती है हमारे चैप्टर में, जैसे हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो एक कविता हमारी समाप्त होगी ना, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस कविता के भाव दिए हुए हैं। तो भीति विभावरी जहागरी किस कवि की कविता है? तो किसके प्यारे बच्चों? जयशंकर प्रसाद जी की। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देखो आप ये मत कहना कि सर क्वेश्चन कैसे आए साहित्य का। अरे साहित्य का नहीं है, जैसे ऊषा कविता समाप्त होगी, अभ्यास प्रश्न आएंगे, उसके बाद कविता कुछ पद दिए हुए हैं तो पूछ लेगा, क्या दिक्कत है? पूछ लेगा तो क्या आप लोग मना कर सकते हैं? नहीं, आया तो किताब से है ना। फिर बावरा अहेरी किस कवि की कविता? ये भी वहीं से ली गई है, बावरा अहेरी भी। तो ये किसकी है प्यारे बच्चों? ये है
किसकी है ये अज्ञे जी की है, ध्यान रखना। तो भीति विभावरी जागरी जयशंकर प्रसाद जी की है और बावरा अहेरी किसकी है प्यारे बच्चों, अज्ञे जी की रचना मानी जाती है। शमशेर बहादुर सिंह की पहचान हिंदी साहित्य में किस रूप में हुई, यानी शमशेर बहादुर सिंह की पहचान हिंदी साहित्य में, यानी हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम शमशेर बहादुर सिंह को किस रूप में पहचानते हैं, तो किस रूप में पहचानते हैं, बिंबधर्मी कवि के रूप में मानते हैं। ना तो संचित धर्मी, ना संयमी धर्मी, ना प्रतीक धर्मी, केवल हम लोग बिंब धर्मी। बिंब क्या होता है, बिंब क्या होता है, बिंब क्या होता है प्यारे बच्चों, बिंब होता है कि इमेज होता है, एक क्या होता है चित्र होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ, शमशेर बहादुर सिंह ने ऊषा कविता में प्रकृति का वर्णन किया है, किस रूप में, प्रकृति का वर्णन तो किया है, बात तो सही है। और ऊषा को किसके रूप में बताया, स्त्री के रूप में बताया गया है, किस रूप में, स्त्री के रूप में बताया है। तो किसका वर्णन किया है ऊषा कविता में, सूर्योदय के उपरांत, उपरांत क्या होता है बाद में, सूर्योदय से पूर्व, पूर्व यानी पहले, अर्धरात्रि से पूर्व या अर्धरात्रि के बाद, तो क्या होता है सूर्योदय से पूर्व, यानी सूर्योदय के से पहले का वर्णन किया गया है, ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट, किस प्रकार की कविता में शिल्प संबंधी बहुत से प्रयोग लेकर आई है, जैसे नए बिंब, नए प्रतीक, नए उपमान कविता के उपकरण माने जाते हैं। तो बताओ किस प्रकार के, यानी कि किस प्रकार की कविता में नए नए शिल्पधर्मी, नए नए बिंब, नए नए उपमान, नए नए प्रतीक आए हैं। तो ध्यान रखना प्रयोगवादी कविता के रूप में ही हम लोग इसको माने, क्योंकि शमशेर बहादुर सिंह प्रयोगवादी कवि ही माने जाते हैं। शमशेर बहादुर सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ, कहाँ हुआ भाई, इसका आंसर मुझे आप लोगों को कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना, मैं जन्म बता दिया 13 जनवरी 1911, लेकिन आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, ध्यान रखना। इलाहाबाद, हैदराबाद, देहरादून या पंजाब, बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, नहीं भी दोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे पता चले ना आप लोग कितना पढ़ते हैं, कम से कम किताब तो उठाए ना एक बार कम से कम। निधन कब हुआ, 1993 दिल्ली में, ये आपको ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण। 1911 में जन्म होता है प्यारे बच्चों, ठीक है, और 1993 दिल्ली में क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। नेक्स्ट है, किसके प्रभाव से शमशेर बहादुर सिंह ने अपनी कविताओं में संज्ञा विशेषण से अधिक बल सर्वनामों और क्रियाओं और अव्ययों और मुहावरों को दिया। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, संज्ञा और विशेषण से ज्यादा सर्वनामों, क्रियाओं, अव्ययों और मुहावरों को दिया है, किसमें क्यों दिया है, किसके प्रभाव से, फारसी शायरी के प्रभाव से, हिंदी शायरी के प्रभाव से, उर्दू शायरी के प्रभाव से या अरबी शायरी के प्रभाव से, बता सकते हैं इसका राइट आंसर। तो ध्यान रखना उर्दू शायरी के प्रभाव से उन्होंने अपनी कविता में संज्ञा विशेषण से ज्यादा अधिक बल सर्वनाम, क्रियाओं, अव्यय और मुहावरों को दिया है। प्रयोगवाद का प्रारंभ कब हुआ, तो 1943, सीधी सी बात है, प्रयोगवादी कवि थे तो 1943 से स्टार्ट हुआ। ऊषा कविता में आकाश को किसके समान बताया गया, किसके समान बताया गया, स्त्री के समान, पुरुष के समान, संघ के समान या गांव के समान, तो क्या होगा, सी ऑप्शन। ध्यान रखना पूरा आंसर आएगा तो क्या आएगा, नीले शंख के समान, नीले शंख के समान, ये आपको ध्यान में रखना होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। कोई दिक्कत आ रहा है ना समझ में आप लोगों को, तो प्यारे बच्चों 100% आप लोगों को यहाँ याद हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, शमशेर बहादुर सिंह की रचनाओं के बारे में सत्य कथन कौन सा, यानी कौन कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह जी की हैं। कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूँ मैं, उपयुक्त सभी, तो आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी होगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट, शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित कविता ऊषा में आए कठिन शब्दार्थों के बारे में सही विकल्प नहीं है, यानी कहने का तात्पर्य क्या है प्यारे बच्चों, महत्वपूर्ण तो क्वेश्चन बनता ही है। कुछ शब्द दिए हुए हैं जिसमें 3 शब्दों का अर्थ तो सही है, एक शब्द का अर्थ गलत है, उसको छांटना है। देखो, गोर यानी गोरा, इस महिला का गोरा बदन बताया गया था। सील यानी मसाला पीसने का पत्थर, जिसे सिलावटा गाँव में बोलते हैं। चौका रसोई बनाने का लीपा पूता स्थान, सही है। झिलमिली ये गलत है, इसका अर्थ दूसरा नहीं होगा, झिलमिली यानी होता है हिलना, जिसे कहते हैं झिलमिलाना, जिसे हम लोग कहते हैं, ये गलत है। हमारी पाठ्य पुस्तक में आरोह भाग 2 में शमशेर बहादुर सिंह जी की कौन सी कविता शामिल है, बोलो। ऊषा कविता पढ़ रहे हैं ना हम लोग, तो कौन सी होगी, ऊषा, ये लो। ऊषा कविता में आए लीपा हुआ चौका से क्या तात्पर्य है, ऊषा कविता में आया था लीपा हुआ चौका से क्या तात्पर्य, सुंदरता की अभिव्यक्ति, ताजगी की अभिव्यक्ति, नमी की अभिव्यक्ति, कुरूपता की अभिव्यक्ति, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, ताजगी की अभिव्यक्ति। क्योंकि जैसे ही महिला उठेगी, उठते ही अपने आंगन को लीप देती है,
तो कैसा लगता है? ताज़ा ताज़ा लगता है। अरे वाह क्या बात, आज तो ताज़ा ताज़ा सुंदर सुंदर नज़र आ रहा है। तो ताजगी की अभिव्यक्ति। निम्नलिखित में से किस कवि के विचारों पर मार्क्सवादी और वो प्रयोगवादी प्रभाव दिखाई देता है? किस कवि पर मार्क्सवादी और प्रयोगवादी प्रभाव दिखाई देता है? तो हम पढ़ क्या रहे हैं? ऊषा के लेखक कौन है? शमशेर बहादुर सिंह जी। तो आंसर भी क्या होगा? शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ऊषा कविता में कलात्मक रूप से किसका सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? कलात्मक रूप से किसका सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? रस का, अलंकार का, छंद का, बिंब का। आपको पता है शमशेर बहादुर सिंह जी कैसे कवि हैं? बिंबधर्मी कवि हैं। कैसे कवि हैं? बिंबधर्मी कवि हैं। तो क्या होगा? बिंब को अंग्रेजी में कहते हैं इमेज। ठीक है, इमेज को हम लोग कहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य क्या है? इन्होंने ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है तो हमारे दिमाग में क्या बन जाता है? एक चित्र बन जाता है। और चित्र बन गया प्यारे बच्चों तो हमें अच्छे से समझ में आ गया। किसी की गोर झिलमिल देह का उपमान किससे संबंधित है? देह का उपमान किससे संबंधित है? यानी कि ग्रामीण, शहरी या जंगली या विदेशी। तो बार बार मैं बता रहा हूँ, ऊषा कविता में ग्रामीण जीवन शैली का सजीव हम लोग कह सकते हैं कि सुबह सुबह जो हम लोग गांव में कार्य करते हैं वो सब यहाँ कवि ने सूर्योदय से पहले ही हमें यहाँ बताया। जैसा हम कार्य करते हैं वो कार्य यहाँ दिखाया गया। तो ग्रामीण परिवेश का वर्णन किया गया है। अब आता है हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। कविता के किन उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि ऊषा कविता में गांव की सुबह सुबह गतिशील सब चित्र, गतिशील यानी गति यानी चलते हुए नजर हमें आते हैं? तो कौन सा? देखो, राख से लिपा हुआ चौका, राख से लिपेंगे तो चलता हुआ नजर आएगा। केसर से धुली काली सील, अब केसर से धुलेगी तो केसर डालेंगे तो बहती हुई ऐसे नजर आएगी, तो चलती हुई नजर आ रही। तथा लाल खड़िया चौक मली हुई स्लेट, यानी बालक है ऐसे चौक मलेगा तो गतिशीलता नजर आएगी। तो इन उपमानों का प्रयोग है, इन सभी शब्द चित्रों में गतिशीलता दिखाई देती है। ठीक है, नेक्स्ट है भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। यहाँ कोष्टक और विराम चिन्हों पंक्तियों के बीच का स्थान कविता को अर्थ देता है। उपयुक्त पंक्तियों में कोष्टक में कविता के क्या विशेष अर्थ पैदा हुआ है समझाए। कहने का तात्पर्य क्या है? यहाँ पे कवि कोष्टक में शब्दों को इसलिए लिखता है, रिक्त स्थान इसलिए छोड़ता है कि कवि जो कहना चाहता है वह अच्छे से पाठकों को समझा सके। और यहाँ क्या कह रहा है कि भोर का नभ था, सुबह सुबह का जो आकाश था, किसी महिला ने उस आकाश को चौका समझकर, आंगन समझकर और राख से क्या है, चिकनी मिट्टी से क्या है, लेप दिया है। अब सुबह सुबह जब लीपेगी तो मिट्टी को पानी में तो डालेगी, या सुबह सुबह वातावरण में नमी होगी तो वह कैसा नजर आ रहा है? गीला नजर आ रहा है। तुम्हें पता है जब चौके को, आंगन को लीप देते हैं तो गीला नजर आ रहा है। तो हमें अच्छे समझ में आ गया, सुबह सुबह का वातावरण था, चौक को लिपा तो उसमें वातावरण में नमी थी, नमी कारण वो गीला नजर हमें आ रहा है। कवि अपनी कविता को प्रभावशाली बनाने के लिए तथा अपने कथ्य को स्पष्ट करने के लिए कविता में कवि विराम चिन्हों, पंक्तियों के बीच खाली स्थान और कोष्टकों का आदि का प्रयोग करता है। वही मैंने बताया है कि कोई भी कवि हो अपने कथन को अच्छे से समझाने के लिए पाठकों को तो वह रिक्त स्थान और कोष्टकों का प्रयोग करता है। यहाँ पर कवि ने अभी गीला पड़ा है का प्रयोग करके कवि अपने उपमान को पूर्णता प्रदान की है तथा यह वातावरण की नमी को राख से लिपे हुए गीले चौके की नमी और उसकी पवित्रता से जोड़ता है और साथ ही ताजगी की अभिव्यक्ति हुई है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का क्या, शमशेर बहादुर सिंह जी द्वारा रचित ऊषा कविता। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आप लोगों को 101% याद हो गया होगा। मुझे ये चीज़ आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं सोचूंगा कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को अब की बार 100% नंबर प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। तो कैसा लगा सेशन? अच्छा लगा है तो प्यारे बच्चों लाइक और शेयर आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन कमेंट अवश्य करके बताना कि याद हुआ या नहीं हुआ। तो फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं हम लोग। ओके, टाटा, बाय बाय।